गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का। हमारा चैप्टर चल रहा है पी ब्लॉक तत्व और आज हम पी ब्लॉक तत्वों में हम पढ़ेंगे वर्ग 18 के तत्वों के रासायनिक गुण। वर्ग 18 में कौन कौन से तत्व होते हैं, उनकी उपलब्धता और उनके परमाणविक गुणों की और भौतिक गुणों की प्रवृत्ति हमने पिछली वीडियो में पढ़ी है। तो आज हम पढ़ते हैं वर्ग 18 के तत्वों के रासायनिक गुण। देखो, वर्ग 18 या शून्य वर्ग भी कहते हैं इसको। कौन कौन से तत्व है इसमें? हीलियम, नियोन, है ना, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडोन, ये वर्ग 18 के तत्व कहलाते हैं अक्रिय गैस, या इनको बोलते हैं उत्कृष्ट गैसें, इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस इनको कहते हैं। तो आज शुरू करते हैं इनके रासायनिक गुण। देखो, ये जो तत्व हैं, शून्य वर्ग के जो ये तत्व हैं, ये सामान्य परिस्थितियों में ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते, इसीलिए इनको अक्रिय गैसें कहते हैं। केवल विशेष परिस्थितियों में ही कुछ तत्व जो है इनमें से रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इन तत्वों की रासायनिक निष्क्रियता के दो कारण हैं। ये तत्व जो होते हैं ना, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते, इसके जो मुख्य कारण है वो इस प्रकार से हैं। देखो, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि इन तत्वों का जो संयोजी कोष होता है ना, वो पूर्ण रूप से भरा होता है। इन तत्वों का संयोजी कोष क्या होता है? पूर्ण रूप से भरा होता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NH2NP6। मतलब इनके बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इनके बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था, बाह्य कोष के 8 इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था होती है ना, ये अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था होती है। तो एक तो रासायनिक निष्क्रियता का कारण ये है कि इनके सभी कोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं। और हीलियम की बात करें तो हीलियम के बाह्य कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। इसका ड्यूप्लेट विन्यास होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का विन्यास कहलाता है ड्यूप्लेट विन्यास। और क्योंकि इसमें एक ही कोष है, जब प्रथम कोष ही बाह्य कोष होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था भी अस्थायी व्यवस्था होती है। तो इस वजह से जो ये उत्कृष्ट गैसें हैं, ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय है, क्योंकि इनके सभी कोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं। दूसरा, इनकी रासायनिक निष्क्रियता का कारण है क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो ज़्यादा अस्थायी होता है। तो उस वजह से इनकी जो आयनन एंथैल्पी होती है ना, आयनन एंथैल्पी उच्च होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन इनके परमाणु में से बाहर निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तो इनकी आयनन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान जो होता है ना, वो धनात्मक होता है। इसका मतलब ये हो गया कि इन तत्वों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती, इसीलिए इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान धनात्मक होता है। तो इन कारणों से जो ये अक्रिय गैसें हैं, ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती है। और देखो, मुख्य कारण यही है कि इनका जो संयोजी कोष होता है, संयोजी कोष पूर्ण रूप से भरा होता है। इनके बाह्य कोष का अष्टक विन्यास होता है, और इस अष्टक विन्यास होने की वजह से ही इनकी आयनन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। आयनन एंथैल्पी इनकी उच्च होती है, इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान धनात्मक होता है। तो इस वजह से जो ये उत्कृष्ट गैसें हैं, ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रति ये निष्क्रिय होती है सामान्य परिस्थितियों में।
देखो, उत्कृष्ट गैसों के यौगिक बनाने के बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन वो सारे प्रयास असफल रहे। 1962 में सबसे पहले नील बर्टलेट, ये वैज्ञानिक का नाम है, नील बर्टलेट ने, देखो 1962 से पहले इनके यौगिक बनाने के कई सारे प्रयास किए गए, लेकिन वो सारे प्रयास विफल रहे। इस वैज्ञानिक ने 1962 में एक ऑक्सीजन और प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के संयोग से ये यौगिक बनाया। नील बर्टलेट ने O2 और PtF6 के संयोग से ये यौगिक बनाया, और ये एक आयनिक यौगिक होता है। इस पर धनावेश होता है, O पर F पर ऋणावेश होता है ना। इसका नाम होता है ऑक्सीजन हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट। तो ये यौगिक बनाया। इन्होंने ये अनुभव किया कि जो ऑक्सीजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी होती है, ऑक्सीजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी जो होती है वो 1175 किलो जूल पर मोल होती है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी ऊष्मा ऊर्जा चाहिए, 1175 किलो जूल पर मोल होती है। और जो जेनॉन होता है, जेनॉन, ये जो जेनॉन तत्व है, जेनॉन गैस, इसकी भी प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान जो होता है ना, वो लगभग बराबर होता है 1170 किलो जूल पर मोल होता है। तो इसी आधार पर उन्होंने ये प्रयास किया कि भाई जिस प्रकार से ये यौगिक बना है, इसी प्रकार से, क्योंकि आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन की और जेनॉन की प्रथम आयनन एंथैल्पी लगभग बराबर है, तो ऐसा ही यौगिक जेनॉन के साथ में भी बन जाना चाहिए। और इन्होंने जेनॉन से ये और प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड से यौगिक बनाने का प्रयास किया, और उन्हें बाद में सफलता प्राप्त हुई, और उन्होंने ये यौगिक बनाया, जेनॉन PtF6, है ना। इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जेनॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इस यौगिक का नाम है, देखो, जेनॉन हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट। जेनॉन हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट ये लाल रंग का यौगिक होता है, और यही वो यौगिक है जो सबसे पहले अकीरिया गैसों का ये सबसे पहले बनाया गया यौगिक है, जेनॉन हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट। इसके बाद में फिर और जेनॉन के बहुत सारे कई सारे यौगिकों का निर्माण किया गया। अगला नेक्स्ट हेडिंग डालिए, जेनॉन और फ्लोरीन के यौगिक। जेनॉन और फ्लोरीन के यौगिक। देखो, विभिन्न परिस्थितियों में जेनॉन जो होती है ना, ये फ्लोरीन के साथ में सीधे संयुक्त होकर के कई यौगिक बनाती है। जैसे पहला अभिक्रिया लिखो, ये जेनॉन प्लस F2। जेनॉन को थोड़ा आधिक्य में लेते हैं फ्लोरीन से, और एक बार दाब पर टेम्परेचर होता है 673 केल्विन। 673 केल्विन पर यह बनता है जेनॉन डाइफ्लोराइड। जेनॉन की फ्लोरीन के साथ में रिएक्शन जब कराते हैं F2, और टेम्परेचर लेते हैं 873 केल्विन, और इनके जो अनुपात लेते हैं वो 1:5 में लेते हैं। तो इसके दो अणु लीजिए,
तो ये बनता है जेनॉन टेट्राफ्लोराइड और वायुमंडल दाब होता है 7 बार, 7 वायुमंडल दाब। तो ये बनता है जेनॉन टेट्राफ्लोराइड। और जब जेनॉन और फ्लोरीन को 3 अणु लीजिए 1:20 में लेते हैं ना, और टेम्परेचर 573 केल्विन पर, और वायुमंडल दाब होता है 60 से 70 बार, इतने दाब पर, तो ये बनता है जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। तो क्या बनता है? जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। एक समीकरण और लिखो, ये जेनॉन टेट्राफ्लोराइड है और जब इसकी अभिक्रिया O2F2 के साथ में कराते हैं डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड के साथ में 143 केल्विन टेम्परेचर पर, तो ये F20 में जुड़ जाता है और ये बनता है जेनॉन हेक्साफ्लोराइड प्लस O2। तो कहने का मतलब ये है कि जेनॉन जो होती है ना, ये विभिन्न परिस्थितियों में फ्लोरीन के साथ में सीधे संयोग करके फ्लोराइड बनाती है। जेनॉन और फ्लोरीन को जब इन परिस्थितियों में अभिक्रिया कराते हैं तो ये जेनॉन डाईफ्लोराइड बनता है। 1:5 में लेते हैं 873 केल्विन पर 7 बार दाब पर, तो जेनॉन टेट्राफ्लोराइड बनता है। इसी प्रकार से इन परिस्थितियों में जेनॉन हेक्साफ्लोराइड बनता है। और जेनॉन टेट्राफ्लोराइड की देखो ये है डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड की 143 केल्विन पर अभिक्रिया कराते हैं तो जेनॉन हेक्साफ्लोराइड बनता है। उतारिए इसको। जेनॉन के फ्लोराइड है ना, जेनॉन के फ्लोराइड, जेनॉन डाईफ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड, ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ये क्या होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ये परबल फ्लोरीनीकरण कर्मक है। अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लोरीनेटिंग एजेंट होते हैं। जो जेनॉन के फ्लोराइड हैं ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, प्रबल फ्लोरीनेटिंग एजेंट होते हैं और जल की लेश मात्र मात्रा से ही ये अपघटित हो जाते हैं। जल की थोड़ी सी मात्रा से ही ये अपघटित हो जाते हैं और इनका जो अपघटन होता है वो इस प्रकार से होता है। ये समीकरण नोट करिए। देखो ये है जेनॉन डाईफ्लोराइड, इसका जल अपघटन करते हैं H2O, इसके 2 अणु लीजिए, इसके 2 अणु लीजिए, तो जल अपघटन करने पर ये हो जाएगा 4HF प्लस O2 है ना, और प्लस जेनॉन के परमाणु अलग हो जाते हैं। जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का भी अपघटन इसी प्रकार से होता है। ये समीकरण लिखिए 12H2O, तो ये बनता है जेनॉन ट्राईऑक्साइड, ये बनता है जेनॉन ट्राईऑक्साइड और 24 अणु HF के बनते हैं और प्लस 3 दूनी 6 प्लस 3O2 और प्लस 4 जेनॉन के परमाणु अलग हो जाते हैं। ये जेनॉन ट्राईऑक्साइड, नाम लिखो इसका, इसका नाम है जेनॉन ट्राईऑक्साइड। जेनॉन ट्राईऑक्साइड प्रबल विस्फोटक पदार्थ होता है ये। इसी प्रकार से जेनॉन जो हेक्साफ्लोराइड होता है ये जल के द्वारा अपघटित हो जाता है और जल के द्वारा अपघटित होकर के ये बनता है, देखो ये 6HF हो जाएगा और ये बनता है XeO3 जेनॉन हेक्साफ्लोराइड।
तो ये जो जीनोन के जो फ्लोराइड होते हैं ये प्रबल फ्लोरीनीकरण कर्मक होते हैं, फ्लोरोनेटिंग एजेंट होते हैं ये, और जल की थोड़ी सी मात्रा से ही ये अपघटित हो जाते हैं और इनके अपघटन से ये विभिन्न प्रोडक्ट बनते हैं। देखो जब इनका आंशिक रूप से, ये समीकरण उतारिए पहले आप, देखो ये जो जेनोन हेक्साफ्लोराइड है, जेनोन देखो पूर्ण अपघटन से तो मैंने आपको दिखाया समीकरण में किस प्रकार से होता है जेनोन हेक्साफ्लोराइड का पूर्ण अपघटन। ये जो जेनोन हेक्साफ्लोराइड है जल के द्वारा ये आंशिक रूप से भी अपघटित होता है, जल के द्वारा आंशिक रूप से अपघटित होकर के, देखो आंशिक रूप से अपघटित होगा तो ये 2HF बनेगा, 2HF, और ये बनता है जेनोन OF4। इसका नाम है, नाम नोट करो, जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, जेनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। इसी प्रकार से इसका अपघटन इस प्रकार से भी होता है, आंशिक रूप से ये इस प्रकार से भी अपघटित होता है। ये हो जाएगा 4HF और ये हो जाएगा जेनोन O2F2 प्लस 4HF, तो ये बनता है जेनोन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड। तो ये जो जेनोन हेक्साफ्लोराइड होता है ये आंशिक रूप से अपघटित होकर के जेनोन ऑक्सीफ्लोराइड, जेनोन डाइऑक्सीफ्लोराइड भी ये देता है। अब ये इनका अगला इंपोर्टेंट रासायनिक गुण देखते हैं। जीनोन फ्लोराइड फ्लोराइड आयन ग्राही से अभिक्रिया कर धनायन स्पीशीज तथा फ्लोराइड आयन दाता से अभिक्रिया कर फ्लोरोऋणायन बनाते हैं। जो जीनोन के फ्लोराइड होते हैं ना, वो फ्लोराइड आयन ग्राही से, मतलब जो फ्लोराइड आयनों को ग्रहण करता है उनसे अभिक्रिया करके धनायन स्पीशीज बनाता है, और फ्लोराइड आयन दाता से अभिक्रिया कर ऋणायन बनाते हैं। मतलब ग्राही से अभिक्रिया करके तो धनायन बनाता है और दाता से अभिक्रिया कर, फ्लोराइड आयन दाता से अभिक्रिया कर ऋणायन बनाते हैं। देखो ये जेनोन डाइफ्लोराइड है, फास्फोरस पेंटा फ्लोराइड है ये, तो ये फ्लोराइड आयन ग्राही है, तो ये यहां से इसमें से फ्लोराइड आयन को ग्रहण कर लेता है। तो ये फ्लोराइड आयन ग्रहण करता है तो ये हो जाएगा PCl6, ये हो जाएगा PCl6। और क्योंकि यहां से एक फ्लोराइड आयन हट गया तो इसके ऊपर आ जाएगा धनावेश आ जाएगा, तो ये बन जाती है वो धनायन स्पीशीज। ऐसे ही जीनोन ट्राइफ्लोराइड है, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के साथ में विक्रिया करके ये बनाता है क्या, ये देखो F6 बनेगा, ये F6 बनेगा क्योंकि F है ना यहाँ पे। ऐसे ही ये बनेगा F6, ये एक फ्लोराइड आयन ये ग्रहण करेगा, ये बन जाएगा एंटीमनी F6, इसका ऋणायन बन जाएगा। और क्योंकि ये एक फ्लोराइड आयन दे देगा तो इस पर, इस स्पीशीज के ऊपर 1 यूनिट का धनावेश आ जाएगा। तो जो जीनोन फ्लोराइड होते हैं वो फ्लोराइड आयन ग्राही से विक्रिया करके धनायन स्पीशीज बनाते हैं। देखो ये धनायन स्पीशीज में चेंज हो गई है। और फ्लोराइड आयन दाता से अभिक्रिया कर, जैसे ये जेनोन हेक्साफ्लोराइड है, ये M जो हो सकता है ये सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम हो सकता है, ये फ्लोराइड आयन दाता होता है, ये फ्लोराइड आयन इसको दे देता है तो ये ऋणायन स्पीशीज में परिवर्तित हो जाता है, ऋणायन बना लेता है। तो जो जीनोन फ्लोराइड होते हैं ना
वो फ्लोराइड आयन ग्राही से अभिक्रिया करके धन आयन स्पीशीज बनाते हैं तथा फ्लोराइड आयन दाता से अभिक्रिया करके फ्लोरो ऋण आयन बनाते हैं। अब देखते हैं अक्रिय गैसों के उपयोग। देखो, जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं इनके उपयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आपका टॉपिक है इनके उपयोग। पहले बात करते हैं हीलियम की। हीलियम बहुत हल्की और अज्वलनशील होने के कारण हीलियम का उपयोग वायुयानों के टायरों में भरने में किया जाता है। हीलियम का उपयोग मौसम विज्ञान संबंधी जानकारी प्राप्त करने में प्रयुक्त होने वाले गुब्बारों में भरने में भी हीलियम का उपयोग किया जाता है। मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए गुब्बारे प्रयुक्त किए जाते हैं जिनमें कुछ उपकरण रखे होते हैं मौसम संबंधी जानकारी हेतु, तो उनमें उन गुब्बारों में भरने में हीलियम का उपयोग किया जाता है। और जो द्रव हीलियम होती है इसका उपयोग बहुत निम्न टेम्परेचर उत्पन्न करने में किया जाता है। द्रव हीलियम का जो हीलियम का जो क्वथनांक होता है ना 4.2 केल्विन होता है। तो जो द्रव हीलियम होती है इसका उपयोग बहुत निम्न टेम्परेचर उत्पन्न करने में किया जाता है। और गैस शीतित नाभिकीय रिएक्टर बनाने में, नाभिकीय रिएक्टर जो गैस द्वारा ठंडे होते हैं, गैस शीतित गैस द्वारा ठंडे नाभिकीय रिएक्टर बनाने में हीलियम का उपयोग किया जाता है। और बहुत कम टेम्परेचर पर अनुसंधान कार्य करने में हीलियम का उपयोग किया जाता है। और हीलियम का उपयोग जो है वो अतिचालक चुंबक बनाने में किया जाता है। अतिचालक चुंबक बनाने में किया जाता है। जो NMR स्पेक्ट्रोमीटर और MRI ये जो उपकरण होते हैं इनका मुख्य अवयव होता है अतिचालक चुंबक। तो अतिचालक चुंबक बनाने में हीलियम का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त समुद्र में गहराई तक गोता लगाने में गोताखोरों के द्वारा ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण जो है वो श्वसन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो गोताखोर होते हैं ना, समुद्र में गहराई तक नीचे जाते हैं तो वो सांस लेने में इस हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग करते हैं। क्योंकि जो हीलियम होती है ना, हीलियम नाइट्रोजन की तुलना में हीलियम जो होती है वो रक्त में बहुत कम विलेय होती है। तो इसलिए ऑक्सीजन और हीलियम का जो मिश्रण होता है वो गोताखोरों के द्वारा श्वसन के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक प्रकार से जो हीलियम होती है ना, ये ऑक्सीजन के तनुकारी उसको डाइल्यूट करने का कार्य करती है। अब बात करते हैं नियोन के उपयोग की। देखो, जो नियोन गैस होती है जब बहुत कम दाब पर नियोन में विद्युत विसर्जन किया जाता है तो लाल रंग की दीप्ति उत्पन्न होती है। तो लाल रंग की दीप्ति है ना, ग्लो है ना, चमक उत्पन्न होती है। और इसमें कोहरे को भेदने का विशेष गुण होता है। तो इस गुण का उपयोग नियोन लैंप बनाने में किया जाता है। देखो, मैंने आपको ये बताया है कि जब बहुत कम दाब पर नियोन में विद्युत विसर्जन प्रवाहित किया जाता है तो लाल रंग की दीप्ति उत्पन्न होती है जिसमें कोहरे को भेदने की अक्षमता होती है। तो इस गुण का उपयोग नियोन लैंप बनाने में किया जाता है। नियोन लैंप बनाने में किया जाता है। और जो नियोन लैंप होते हैं इनका उपयोग
हवाई पट्टियों को प्रदीप्त करने में, हवाई पट्टियों को प्रदीप्त करने में और हवाई अड्डों पर संकेत चिन्हों के रूप में इन नियोन लैंपों का उपयोग किया जाता है। नियोन ट्यूबें जो चमकीले विज्ञापन होते हैं ना, चमकीले विज्ञापन चिन्हों में नियोन ट्यूबों का उपयोग किया जाता है, सजावट में उनका उपयोग किया जाता है, उनमें से रंग बिरंगी प्रकाश निकलता है। अब बात करते हैं आर्गन की। आर्गन का उपयोग अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में किया जाता है। अक्रिय या कहीं निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने में आर्गन का उपयोग किया जाता है। विद्युत बल्बों में भरने में आर्गन का प्रयोग किया जाता है। जो रेडियो वाल्व होती है उनमें भरने में आर्गन का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं हीलियम नियोन आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। देखो जो क्रिप्टॉन जेनॉन होती है इनका उपयोग भी विद्युत बल्बों में भरने में इनका उपयोग किया जाता है और विशेष अवसरों पर प्रयुक्त होने वाले जो सजावटी बल्ब होते हैं उनमें भरने में क्रिप्टन और जिनोन का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं रेडोन। रेडोन का एक बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग है। रेडोन का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो ये कई सारे इंपॉर्टेंट गुण मैंने आपको बताए। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखते हैं, जीनोन के यौगिकों की संरचनाएं। देखो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीनोन के यौगिकों की संरचनाएं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो इसमें जीनोन F2, XeF4, XeF6, XeOF4 और XeO3, इन यौगिकों की संरचनाएं हम देखेंगे कि इन यौगिकों की जो संरचनाएं होती है वो किस प्रकार की होती है। और देखो जो यौगिकों की जो संरचनाएं होती है ना, जब आपको संकरण का पता होता है कि जो केंद्रीय परमाणु होता है उस पर संकरण क्या होता है, जब आपको ये पता होता है तो आप यौगिकों की संरचनाएं निकाल देते हैं। देखो संकरण का पता चलता है संकृत ऑर्बिटलों से। संकृत, और ये सूत्र लिखिए, संकृत ऑर्बिटलों की संख्या बराबर होती है, संकृत ऑर्बिटलों की संख्या बराबर होती है परमाणु से, केंद्रीय परमाणु से सीधे जुड़े अन्य परमाणुओं की संख्या, प्लस परमाणु पर उपस्थित जो केंद्रीय परमाणु होता है, परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, है ना। एक सूत्र तो ये है। तो इस प्रकार से हम पहले संकृत ऑर्बिटलों की संख्या निकाल लेंगे। भाई संकृत ऑर्बिटल कितने हैं, इसमें केंद्रीय परमाणु जीनोन है, इसमें संकृत ऑर्बिटल कितने हैं, इसमें कितने हैं, इस यौगिक में Xc में कितने संकृत ऑर्बिटल है ना। तो उसी से ही संकरण निकाल देंगे और संकरण से फिर जो है इनकी संरचना का हमें पता चल जाता है। देखो जैसे देखो ये जो अक्रिय गैसें होती है इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NH2NP6 होता है। सबके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है ना। तो मूल अवस्था में परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
मूल अवस्था में परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्या होगा, देखो ये होगा एस, ये एस उपकोष हो गया, एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, पी उपकोष में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये एन एस मान लीजिए, इसको एन पी मान लीजिए, और 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दीजिए ये। और जो डी उपकोष होता है, डी उपकोष खाली होता है, डी उपकोष में 5 ऑर्बिटल होते हैं, है ना। ये मूल अवस्था में तो परमाणु का, जेनॉन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने ये लिख दिया। अब देखो, अब अगर हम इसकी बात करें जेनॉन डाइफ्लोराइड की, तो ये देखो इसमें 2 F2 जुड़ रहे हैं, तो 2 F2 जुड़ने के लिए हमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 2 अयुग्मित, देखो ये तो सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाएगा, मतलब परमाणु उत्तेजित हो जाएगा, है ना। उत्तेजित अवस्था में, उत्तेजित अवस्था में, उत्तेजित अवस्था में देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, ये P में से, P में से एक, ये 3 p ऑर्बिटल है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएगा डी में, जो डी उपकोष है ना, इसके जो ऑर्बिटल है इसमें चला जाएगा। तो अब देखो इसमें अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे ना, क्योंकि हमें 2 F जोड़ने, तो हमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन करेंगे हम उत्तेजित अवस्था में। अगर हमें 4 जोड़ने, 4 F जोड़ेंगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें 4 करनी पड़ेगी। तो 4 कैसे होगी, जब एक इलेक्ट्रॉन और इसमें चले जाएगा है। अब फिलहाल हम बात इसकी कर रहे हैं। तो उत्तेजित अवस्था में परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है, पी कोष का एक इलेक्ट्रॉन, तो संकरण होता है ये sp3d। कौन सा संकरण होगा, sp3d संकरण होता है। और sp3d संकरण कितने संकरित ऑर्बिटल बनेंगे, 4 संकरित ऑर्बिटल बनते हैं, है ना, 1 3 और 1 4 संकरित ऑर्बिटल बनते हैं। ये इस प्रकार से ये 4 संकरित ऑर्बिटल बनते हैं। और 4 संकरित ऑर्बिटल में देखते हैं कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, 3 युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, है ना। संकरित ऑर्बिटल में ये 5 संकरित ऑर्बिटल बनेंगे ना, 5 बनेंगे, 4 नहीं 5 बनेंगे, है ना। 1 3 ये 1 3 और 1 4 और 1 5, 5 संकरित ऑर्बिटल बनेंगे। तो 3 तो ये हो गया युग्मित इलेक्ट्रॉन, 1 है युग्मित इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 1 है युग्मित इलेक्ट्रॉन ये हो गया। अब देखो इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, ये 2f के 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ में साझे का इलेक्ट्रॉन युग बनाएंगे, यानी कि यहाँ फ्लोरीन परमाणु जुड़ गया, यहाँ फ्लोरीन परमाणु जुड़ गया, है ना। तो अब ये जो 5 संकरित ऑर्बिटल बनते हैं ना, इनकी जो व्यवस्था होती है, 5 संकरित ऑर्बिटलों की व्यवस्था होती है त्रिकोणीय, 5 संकरित ऑर्बिटलों की, संकरित ऑर्बिटलों की बात कर रहे हैं, 5 संकरित ऑर्बिटलों की व्यवस्था होती है त्रिकोणीय पिरामिडी। 5 संकरित ऑर्बिटलों की व्यवस्था कैसी होती है, त्रिकोणीय पिरामिडी, है ना। त्रिकोणीय पिरामिडी कैसी संरचना होती है, देखो बीच में तो होता है जेनॉन, है ना, जेनॉन, और एक त्रिभुज बनाओ इस प्रकार से, ये त्रिभुज। और देखो इन 5 ये जो संकरित ऑर्बिटल बने, 5 में से ये जो 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, ये तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहते हैं, एक त्रिभुज के त्रिकोण पर रहते हैं, ये तीनों कोणों पर एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है। और अब देखो ये सहसंयोजी आबंध बन गया, है ना, ये सहसंयोजी आबंध बन गया। तो ये जो आबंध बना है ना, ये जो संकरित ऑर्बिटल है ना, जिसमें ये साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये इस त्रिकोण के ऊपर और नीचे मतलब लंबवत होते हैं। एक तो इस तरीके से होता है, एक अंदर की तरफ, एक F यहाँ जुड़ गया,
एक F यहाँ जुड़ गया इस तरीके से। तो जो 5 संकरित ऑर्बिटल होते हैं इनकी व्यवस्था तो होती है त्रिकोणीय पिरामिडिक। अब क्योंकि ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, ये जेनॉन के हैं, ये कहीं के हैं, ये है जेनॉन के। तो इस अणु की संरचना क्या होगी भाई? देखो परमाणु तो यही जुड़ रहे हैं, ये जुड़ रहे हैं, यही तो परमाणु जुड़ रहे हैं ये। बाकी तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म है इसके पास में है, 3 इलेक्ट्रॉन युग्म है ये इसके पास में ये। तो इसकी जो आकृति होती है वो होती है रेखीय। इसकी आकृति कैसी होती है? रेखीय। और देखो किस प्रकार का संकरण होता है इसमें, sp3d संकरण होता है। तो जेनॉन डाइफ्लोराइड में कैसे संकरण होता है? sp3d संकरण होता है। तो ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। देखो अगर मैं आपको ये कहूं भाई केवल सूत्र देखकर बताओ इनमें कौन सा संकरण होगा, है ना, तो ये ध्यान रखो कि जो क्रिया कैसे होती है, इनके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने आपसे पूछा भाई ये जेनॉन टेट्राफ्लोराइड है, इसमें जेनॉन पर कौन सा संकरण होगा? अब देखो कैसे निकालेंगे संकरण। इसमें सीधे परमाणु कितने जुड़ रहे हैं? 4 परमाणु जुड़ रहे हैं, है ना, 4 परमाणु जुड़ रहे हैं। तो इसका मतलब जेनॉन के 4 इलेक्ट्रॉन इसके साथ में साझा हो रहे हैं, जेनॉन के 4 इलेक्ट्रॉन साझा हो गए। अब 4 इलेक्ट्रॉन बचे तो सीधे जुड़े परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? केंद्रीय परमाणु से सीधे जुड़े परमाणु की संख्या कितनी होगी? 4 प्लस, अब 8 होते हैं ना, 4 तो लग गए। अब 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचे। एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचे। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितनी होगी? 4। तो संकरित ऑर्बिटलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। तो संकरण कौन सा होगा? sp3d2। 3 5 और 3 और 1 4 और 2 6। तो इसमें कौन सा संकरण होगा? sp3d2 संकरण होगा। और अगर हम इसकी बात करें, देखो अगर मैं आपको कहूं भाई जेनॉन हेक्साफ्लोराइड में कौन सा संकरण होगा, तो संकरण कैसे निकालेंगे? इससे सीधे जुड़े परमाणु, देखो ये फार्मूला लगा दो, सीधे जुड़े परमाणु संकरित ऑर्बिटलों की संख्या निकाल लेंगे, उसी से ही हम संकरण निकाल देंगे। तो संकरित ऑर्बिटलों की संख्या कैसे निकालते हैं? केंद्रीय परमाणु से सीधे जुड़े परमाणु कितने? 6। अब हमें पता भाई 6 इसके ये 6 इलेक्ट्रॉन से जुड़ गए, जेनॉन के 6 इलेक्ट्रॉन से जुड़ गए। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 बचे, यानी कि एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचा। तो संकरित ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होगी? 7। अब 7 ऑर्बिटल कैसे बनेंगे? s p और d ये जोड़ेंगे, sp3 तो 4 ये हो गए, और d3 sp3d3। इसमें कौन सा संकरण होता है? sp3d3 संकरण होता है। तो इसी प्रकार से इसमें संकरण निकाल देंगे हम, है ना। जैसे ये है जेनॉन ट्राईऑक्साइड है, जेनॉन ट्राईऑक्साइड में कितने परमाणु सीधे जुड़े हुए हैं? 3 परमाणु इसमें सीधे जुड़े हुए हैं। तो इसमें कितने, ये जेनॉन ट्राईऑक्साइड जो है इसमें जेनॉन से सीधे जुड़े परमाणु कितने? 3 परमाणु जुड़ रहे। और हमें पता एक O जो है ना, एक डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है जेनॉन से, मतलब दो इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा, 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। तो कुल मतलब एक O के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तो 3 O के साथ में कुल 6 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। तो बाह्य कोश में इसके होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन युग्म और बचा इसमें। तो इस पर कौन सा संकरण होगा? इस पर कौन सा संकरण होगा? sp3। इस पर कौन सा संकरण होगा? sp3 संकरण होगा। जेनॉन ट्राईऑक्साइड में sp3 संकरण होता है। अब बात करते हैं, तो देखो ये मैंने आपको बता दिया संकरण कैसे निकालते हैं, है ना। तो अब बात करते हैं ये जो जेनॉन ट्राईफ्लोराइड है ना,
इसमें कौन सा संकरण होगा, इसकी संरचना कैसी होगी। हमें पता इनका सबका बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। अब देखो इसमें कितने F जुड़ रहे, 4 F जुड़ रहे, तो हमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे। तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, जब P में से 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना D में चले जाएंगे, है ना, इस प्रकार से इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, तो ये 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और ये 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4F के साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन के साझे कर लेंगे, तो ये 4 सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ जाएंगे। तो अब इनको जोड़ दीजिए इस प्रकार से, तो इस पर संकरण हो जाएगा 1 3 ये 2 ये, तो संकरण होता है sp3d2 sp3d2। और कहीं की बात कर रहे हैं हम जेनॉन टेट्राफ्लोराइड की, तो ये संकरण होता है। तो कितने संकरित ऑर्बिटल बनते हैं, संकरित ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, 3 4 और 2 6 संकरित ऑर्बिटल बनते हैं, 3 4 5 6 संकरित ऑर्बिटल बनते हैं। और हमें पता अब इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये जो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं ये फ्लोरीन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ में साझा कर लेंगे, फ्लोरीन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ में साझा कर लेंगे और 4 सहसंयोजी बंध बन जाएंगे। अब देखो संकरित ऑर्बिटल कितने, ये 6 बने, और 6 संकरित ऑर्बिटलों की व्यवस्था होती है अष्टफलकीय, अष्टफलकीय व्यवस्था होती है 6 संकरित ऑर्बिटलों की, है ना। और ये जो 6 संकरित ऑर्बिटल होते हैं ना, ये अष्टफलक जो अष्टफलक होता है उसके 6 कोनों की ओर दिष्ट होते हैं संकरित ऑर्बिटल। और देखो ये इस प्रकार से, देखो ये 4 सहसंयोजी आबंध बन गए, तो जेनॉन से एक F यहाँ जोड़ दीजिए, एक F यहाँ जोड़ दीजिए, एक F यहाँ जोड़ दीजिए, एक F यहाँ जोड़ दीजिए। अब ये बिना साझे के 2 इलेक्ट्रॉन युग्म बचे, ये बिना साझे के 2 इलेक्ट्रॉन युग्म जो होते हैं ना, ये जो वर्ग है ये सारे फ्लोरीन एक ही तल में है, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके लंबत होते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आगे इस तरीके से, 2 इलेक्ट्रॉन पीछे लंबत, है ना। अगर इस तरीके से समझिए इसको, है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ये इस तरीके से। तो देखो 6 संकरित ऑर्बिटल बने, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक संकरित ऑर्बिटल ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये जो ऑर्बिटल होते हैं ना, ये इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं अणु में कि इनमें इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो प्रतिकर्षण होता है ना वो न्यूनतम रहे, इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। तो जेनॉन टेट्राफ्लोराइड में संकरित ऑर्बिटलों की व्यवस्था तो ये होती है अष्टफलकीय व्यवस्था होती है, लेकिन देखो ये तो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये तो जेनॉन के पास में है, तो इसकी जो आकृति होगी ना, अब इनको भूल जाइए आप, ये जो बिना साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, तो जो आकृति होती है ना इसकी, अणु की जो संरचना होती है वो होती है वर्ग समतली। वर्ग समतली का मतलब सारे जो फ्लोरीन है ना वो एक ही तल में है और वर्ग के 4 कोनों पर उपस्थित है। अब देखते हैं हम जेनॉन हेक्साफ्लोराइड की संरचना। अब देखो इसमें 6 फ्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो हमें 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमें किस प्रकार से प्राप्त होंगे, अगर ये तीनों युग्मित इलेक्ट्रॉन डी में चले जाए, है ना, यानी कि ये वाला भी इसमें चला जाए, तो अब देखो 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसमें कौन सा संकरण होगा, इसमें संकरण कौन सा होगा, इसमें संकरण कौन सा होगा, इसमें संकरण होगा sp3d3 संकरण होगा, sp3d3।
तो कितने संकरित ऑर्बिटल बनेंगे? 3 और 3 6 एक 7 संकरित ऑर्बिटल बनेंगे। ये 7 संकरित ऑर्बिटल बन गए। साथ में एक संकरित ऑर्बिटल में, साथ में एक संकरित ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन युग्म है और बाकी में 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये इस प्रकार से। अब ये जो 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, ये 6 फ्लोरीन परमाणुओं के साथ में सह संयोजी बंध बनाएंगे। इससे ये 6 फ्लोरीन परमाणु जुड़ जाएंगे। 6 फ्लोरीन परमाणु ये जुड़ जाएंगे। तो देखो संकरित ऑर्बिटल कितने हैं? 7 है। तो 7 संकरित ऑर्बिटलों की जो व्यवस्था होती है ना, 7 संकरित ऑर्बिटलों की व्यवस्था होनी चाहिए पंचकोणीय द्विपिरामिडी व्यवस्था होती है। 5 संकरित ऑर्बिटलों की व्यवस्था क्या होती है? बीच में ये जेनॉन परमाणु, यहां पर F, यहां पर F, यहां पर F, यहां पर F और यहां पर F, और एक बिना साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है ना। तो एक F यहां लगाइए, इसमें F यहां लगाइए, और एक इलेक्ट्रॉन युग्म, एक F ये लगा दिया, एक इलेक्ट्रॉन युग्म ये हो गया। तो 5 संकरित ऑर्बिटलों की ये बीच में जेनॉन है। 5 संकरित ऑर्बिटलों की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? पंचकोणीय द्विपिरामिडी होनी चाहिए। 5 संकरित ऑर्बिटलों की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? पंचकोणीय द्विपिरामिडी। और क्योंकि इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है जेनॉन के पास में, तो इसलिए ये संरचना, भाई ये तो इसके पास में है, जेनॉन के पास में, तो ये संरचना होती है विकृत अष्टफलकीय। इसकी जो संरचना होती है ये होती है विकृत अष्टफलकीय। अणु की जो संरचना होगी ना, ये विकृत अष्टफलकीय होती है। और संकरित ऑर्बिटलों की व्यवस्था कैसी होती है? पंचकोणीय द्विपिरामिडी संरचना होती है। देखो यहां पे ये 5 बने हुए हैं, मैंने बोला था ना 6 F जुड़ते हैं, तो इसमें एक संकरित ऑर्बिटल और बना लीजिए। अब ये अब ठीक है ना। तो जो 7 संकरित ऑर्बिटल बनते हैं ना, इनकी जो व्यवस्था होती है पंचकोणीय द्विपिरामिडी होती है, लेकिन जो अणु की जो संरचना होगी वो होती है विकृत अष्टफलकीय। जेनॉन ट्राइऑक्साइड की संरचना। तो संरचना देखने के लिए पहले तो हमें संकरित ऑर्बिटलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। संकरित ऑर्बिटल देख लेंगे कितने हैं। संकरित ऑर्बिटलों की संख्या कैसे निकालते हैं? संकरित ऑर्बिटलों की संख्या बराबर होती है परमाणु से सीधे जुड़े परमाणुओं की संख्या कितनी है? इसमें 3 है। सीधे परमाणु कितने जुड़ रहे? 3। अब इसके ऊपर 3 तो ये जुड़ गए, बिना साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म कितने? अब देखो एक O 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़ता है और 3 O कितने से जुड़ेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन से। अब इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तो बिना साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म कितना हुआ? 1। तो संकरण कौन सा हो गया? इस पे sp3 संकरण हो गया। ये ऐसे हिसाब लगाओ, इस पर sp3 संकरण हो गया। और हमें पता 4 sp3 संकरित ऑर्बिटलों की व्यवस्था कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। देखो चतुष्फलकीय व्यवस्था किस प्रकार से होती है? इस प्रकार से ये चतुष्फलकीय व्यवस्था होती है। अब जेनॉन से 3 तो O जोड़ दो, है ना। इस प्रकार से ये जेनॉन परमाणु हो गया, ये डबल बॉन्ड से O जोड़ेंगे, है ना, क्योंकि O जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से इससे जेनॉन से जुड़ा होता है ना, ये O। और एक मैंने आपको बताया इसके ऊपर बिना साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होता है ना ये। तो 4 संकरित ऑर्बिटलों की जो व्यवस्था होती है वो तो होती है ये चतुष्फलकीय। ये कैसी व्यवस्था है? चतुष्फलकीय। अब इसमें ये तो चौथा जो ये संकरित ऑर्बिटल है ये तो बिना साझे का है। अब बंध तो ये 3 बन गए, 3 परमाणुओं की
3 O जीनोन के साथ में बंधों के द्वारा जुड़ रहे। तो ये जो संरचना होती है ना, ये संरचना होती है पिरामिडी संरचना, पिरामिड जैसी पिरामिडी संरचना होती है। अणु की संरचना कैसी इसकी? पिरामिडी संरचना। ध्यान रखिए, इसकी संरचना कैसी होगी? पिरामिडी। अब देखते हैं, ये आपकी समझ में आ जाना चाहिए। अब देखते हैं इसकी ज़ेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, ज़ेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड की संरचना कैसी होगी? देखो, पहले तो संकरण का हिसाब लगाएंगे, कितना संकरण होगा इसमें। संकरित ऑर्बिटल देखेंगे कितने, इससे सीधे परमाणु कितने जुड़ रहे, 1 O 4 F, तो सीधे परमाणु कितने जुड़ रहे, 5 परमाणु जुड़ रहे। प्लस अब देखेंगे इस पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने। अब देखो फ्लोरीन 4 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जुड़ता है ना, और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन के द्वारा जुड़ता है, तो 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन तो इन 5 परमाणुओं के साथ में यूज हो गए ज़ेनॉन के। अब इस पे 6 परमाणु इलेक्ट्रॉन तो यहां लग गए, तो बिना साझे का 1 इलेक्ट्रॉन युग्म बचा, बिना साझे का 1 इलेक्ट्रॉन युग्म। तो इस पे संकरण कौन सा होगा? S में एक ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो sp3 तो ये हो गया, तो 3 और 1 4 संकरित ऑर्बिटल तो ये हो गए, तो 4 और 2 6 बचे, तो D लिख करके D2, तो sp3d2 संकरण होता है, इसमें sp3d2 संकरण होता है। और कितने, 3 और 2 5 और 1 6, तो sp3d2 संकरण होता है। तो 6 sp3d2 संकरित ऑर्बिटलों की जो व्यवस्था होती है ना, वो होती है अष्टफलकीय व्यवस्था होती है। 6 संकरित ऑर्बिटलों की व्यवस्था कैसी होती है? अष्टफलकीय होती है। अष्टफलकीय व्यवस्था में वर्ग के 4 किनारों पर जो मतलब 4 जो बंध बन रहे हैं ना, ये बीच में तो ज़ेनॉन परमाणु है ना, ये वो 4 बंध हैं। संकरित ऑर्बिटल जो 4 बंध बनाते हैं फ्लोरीन के साथ में, ये और ये चारों आबंध जो होते हैं ना, एक ही तल में होते हैं। और अब बचा ऑक्सीजन और एक बिना साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म। ये जो ऑक्सीजन और बिना साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं ना, देखो ये इस तल के लंबवत होते हैं, मतलब जैसे ये तल हो गया ना, इसके लंबवत एक इलेक्ट्रॉन युग्म तो ऊपर लगा दो या नीचे लगा दो है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन युग्म ऊपर लगाएंगे तो फ्लोरीन को तल के लंबवत नीचे की ओर प्रदर्शित करेंगे। तो यहां पर इसमें जोड़ दीजिए ये O है ना, ये O, और बिना साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है इसमें एक, है ना, ये बिना साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म। तो देखो जो ये 6 संकरित ऑर्बिटल है ना, इनकी जो व्यवस्था होती है, संकरित ऑर्बिटलों की व्यवस्था तो होती है अष्टफलकीय है, लेकिन अणु की जो संरचना होगी ना, वो होती है वर्ग पिरामिडी संरचना होती है। देखो ये इलेक्ट्रॉन युग्म तो इसके पास में है, इसको तो भूल जाइए आप। अब संरचना इसकी देखो, ये देखो ये एक पिरामिड बन गया ना, है ना, इस तरीके से ये पिरामिड बनता है, ये है ना, तो और ये एक वर्ग हो गया, तो इसकी जो संरचना होती है ना, वो वर्ग पिरामिडी होती है, वर्ग पिरामिडी संरचना होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में मैंने आपको कई इंपॉर्टेंट बातें बताई, और मैं आशा करता हूँ सारी बातें आपकी समझ में आई हैं। कोई चीज़ समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार देखना। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।